हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो आपके इस यूवी और विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो फर्स्ट सब यूनिट है वो पूरा होने जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम में आना 101% श्योर होता है। तो मैंने ये नोट्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सिंपल लैंग्वेज में लिखे लिखे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चे, हमने एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स के मैंने आपको नोट्स भेजे, फिर मैंने आपको ऑडियोज भेजी, उसमें सब बताया मैंने कि शिफ्ट्स ऐसे लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती हैं, क्यों जाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं। तो ऐसे ही एक चीज़ है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के ऊपर मतलब क्या वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, कि कंजुगेशन के होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे, सिंपली मैंने क्या लिखा है, देखो कि कंजुगेशन होता क्या है। मैंने लिखा है कि सिंपली कंजुगेशन मीन्स व्हेन डबल बॉन्ड double bonded molecules are combined by means of single bond, hence shifting of electrons resonance occur as shown in resonating structure under topic mechanism heading in auxochromes। तो बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ, ये आपने सेम नहीं लिखना है कि एज शोन इन हेडिंग टॉपिक। इसमें ये आपके समझने के लिए लिखा है कि कंजुगेशन होता क्या है। कि कंजुगेशन मैंने बताया कि कंजुगेशन यूजुअली देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, कोई भी हम डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CH2 बच्चे, ठीक है। तो इनको हम ईन्स बोलते हैं, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वो ईन्स है। तो इन्हें हम ये ईन है सिंपल, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। तो ये इथीन का मॉलिक्यूल है या इथाइलिन हम बोलेंगे। लेकिन जब हम ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंजुगेट कर देंगे, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को हम जब करेंगे तो क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये आपने पढ़ा है 11th में कि 11th 12th में पढ़ा है इससे पहले कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये डाईईन्स हो गया। इसमें हमने एक ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल और एक ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल, दो इथाइलिन मॉलिक्यूल को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंजुगेशन। ठीक है बच्चे, इसको हमने क्या कहा, कंजुगेशन कहा। और फिर मैंने क्या कहा कि इस ऐसे ये इथाइलिन है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1 2 3। तो 1 पे और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन्स। तो डाई का मतलब वो हुआ कि दो जगह पे डबल बॉन्ड है। तो ये है, इसको इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं बच्चे। अब मैंने कहा कि कंजुगेशन से रेजोनेंस होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक ऑक्सोक्रोम में पढ़ा और उसके मैकेनिज्म के हेडिंग में मैंने बताया। तो वहाँ पे आपने देख लेना है कि रेजोनेंस होता क्या है। तो क्या होता है रेजोनेंस, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, उसमें मैंने मैकेनिज्म में भी बताया हुआ। देखो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो ऐसे ही इन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। कंजुगेशन की वजह से रेजोनेंस होती है। तो मेन टॉपिक क्या है, ये तो हमने पढ़ा कि कंजुगेशन होता क्या है। तो कंजुगेशन का अब्जॉर्प्शन पे क्या शिफ्ट अफेक्ट होता है, अब्जॉर्प्शन शिफ्ट पे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अफेक्ट ऑन कंजुगेशन, सॉरी इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन लिखना है, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड डाईईन्स ए साइक्लिक। कि हम एक कंजुगेटेड डाईईन्स, जैसे ये कंजुगेटेड डाईईन है, ठीक है, और ए साइक्लिक है, मतलब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके मैकेनिज्म में जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ वो साइक्लिक का किया हुआ, तो वो लिखने के बाद आप अब ए साइक्लिक की एग्जांपल लेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है बेसिकली, देखो मैंने आपको बताया कि हमने दो स्ट्रक्चर लिए, एक इथाइलिन लिया, और उसको जब हमने कंजुगेट किया तो स्ट्रक्चर मिला हमने 1,3 ब्यूटाडाइन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कहती है कि जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है इथाइलिन मॉलिक्यूल की, तो ये होती है 175 नैनोमीटर पे होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हीं इथाइलिन के मॉलिक्यूल को कंजुगेट कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है 1,3 ब्यूटा डाइइन। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कंजुगेशन हो गई, दो डबल बॉन्ड आपस में हो गए।
तो यहाँ पे जब ये एब्जॉर्प्शन करता है तो 217 नैनोमीटर पर इसकी वेवलेंथ आती है। तो देखो क्या हो रहा है, 175 से 217 पे आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बच्चे। तो कंजुगेशन से क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो हमें अब इसका रीजन पढ़ना है कि ऐसा होता गया है कि जहाँ कंजुगेशन से सिंपली मॉलिक्यूल में सिंपली जब कंजुगेशन नहीं थी तो वो लोअर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन जब कंजुगेशन हो गई मीन्स डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेट हो गए तो क्या हो गया, वो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो पहले हम इथाइलिन के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। देखो इथाइलिन के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो आपने पढ़ा है कि हर एक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अब इथाइलिन में क्या होगा कि दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। क्या है बच्चे, एक पाई बॉन्ड है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे हमने कहा कि इथाइलिन के अंदर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या है, इथाइलिन के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ABMO आपने पढ़ा है जैसे 11th में, एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले ओकोपाइड कौन सा होता है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, अगर बच जाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में। तो यूजली एंटी बॉन्डिंग जो है वो अनओकोपाइड रहता है, लेकिन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो ओकोपाइड रहता है। ये तो इथाइलिन के केस में। लेकिन अगर हमने जब इसको कंजुगेट किया तो अब हमारे पास दो डबल बॉन्ड बन गए। तो दो डबल, जहाँ एक डबल बॉन्ड में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे चार होंगे, ठीक है बच्चे। जब चार होंगे तो उनमें से दो जो है वो एंटी बॉन्डिंग होंगे ABMO, और दो जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। बॉन्डिंग को हम होमो भी कहते हैं। होमो का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, के इनमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मींस इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हें हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पीछे। और एंटी बॉन्डिंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ल्यूमो भी कहते हैं, LUMO, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ये यूजली खाली रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग से बच जाते हैं तो फिर हम ऊपर जाते हैं इनमें फिलअप करने के लिए, तो इन्हें हम एक्साइटेड स्टेट्स भी कहते हैं। तो बात क्या है कि इथाइलिन में दो थे, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग, लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में चार हो गए, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बहुत डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस है। लेकिन इसके क्या बन गए, चार बन गए। कैसे चार बन गए, देखो समझ रहे हैं आपने। यहाँ देखो पहले, ये इथाइलिन का है, ये इथाइलिन का एक मॉलिक्यूल है, ये इसका बॉन्डिंग है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। इसको हमने होमो कहा, इसको हमने ल्यूमो कहा, ठीक है। ये पाई हो गया और ये पाई स्टार हो गया, जैसे हमने ट्रांजिशन में पढ़ा, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका मैंने क्या लिखा हुआ है, हायर एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो ऑफ इथाइलिन के, ये इथाइलिन के मॉलिक्यूल, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसका एक बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग बना। लेकिन अगर हम अब ले लें किसको, कि एक ये वाला इथाइलिन और एक ये वाला इथाइलिन, हमने इनको क्या किया, कंजुगेट किया। कंजुगेट करके इसमें चार बन गई, दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग। देख रहे हो बच्चे, ये वाले बॉन्डिंग है और ये वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। इन्हें हमने होमो कहा और इन्हें हमने ल्यूमो कहा। तो पाई 1 पाई 2 आर बॉन्डिंग एंड पाई 1 स्टार एंड पाई 2 स्टार आर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है बच्चे। ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है 11th में। अब होता क्या है कि देखो, जैसे एक इथाइलिन में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑक्युपाइड हो गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड हो जाते हैं, तो ये अनऑक्युपाइड रहा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1,3-ब्यूटाडाइन में दो डबल बॉन्ड हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स चार, दो ये और दो ये, चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दो इस ऑर्बिटल में आए, दो इस ऑर्बिटल में आए, ये दो जो हैं वो वैकेंट बच गए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इसके होमो और इसके ल्यूमो में बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन इसका जो होमोपाई 2 है और इसका जो
ल्यूमो पाई 1 स्टार है, उन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। बच्चे क्या है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, वो बहुत कम है। तो वही चीज तो हम कह रहे हैं कि जब सिंपल एक इथाइलिन का मॉलिक्यूल था तो उसके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन जब इसके चार बने, क्योंकि हमने दो को क्या किया, कंजुगेट किया, दोनों को मिलाए तो चार बन गई। जब इसके चार बने तो इसके होमो के पाई 2 और इसके पाई 1 स्टार के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो गया। तो क्या हो गया, पहले एनर्जी गैप ज्यादा था इथाइलिन के केस में, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में एनर्जी गैप कम हो गया। अब बच्चे याद रखना आपने एक चीज कि एनर्जी, ये टिप्स याद रखना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो जब एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। तो एनर्जी गैप किसका, देखो इथाइलिन के केस में एनर्जी गैप ज्यादा है तो ये कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा था 175 नैनोमीटर पे, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हुआ, कम हुआ। एनर्जी गैप कम हुआ तो ये कम हो गया, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ पे 217 नैनोमीटर पे जाके इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यही मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया है, आप एक बार पढ़ोगे तो इसको आप समझ लोगे बच्चे। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे ये मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया कि ये इथाइलिन का क्या है, होमो और ल्यूमो है, और ये 1,3 ब्यूटाडाइन का है, इसके चार बन गए, ठीक है। और इसके चार बन गए और इनके होमो और ल्यूमो में डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके दो बन रहे हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी और ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। जब हमने कंजुगेशन की, कंजुगेशन से क्या हुआ कि दो, इनमें से एक होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी और एक ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले ये 175 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा था, अब 217 नैनोमीटर पे जाके एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि E1 की यहाँ पे देखो ये E1, ये डेल्टा E1 है और ये डेल्टा E2 है। तो दिस इज डेल्टा E1 इज लार्जर देन डेल्टा E2, तो ये याद रखना है। तो यही मैंने इसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको समझाया है वही रीज़न मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो नोट्स में आपको भेज रहा हूँ साथ में। सिमिलरली बच्चे, जैसे साइक्लिक डाइन्स, ए साइक्लिक का हमने पढ़ा, ऐसे ही साइक्लिक का भी पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइक्लिक डाइन्स वो होंगे कि ऐसे कि जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड दो होंगे। तो इनमें एक चीज आपने देखनी है, जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा उसको हमने कहा एंडोसाइक्लिक, जो रिंग के अंदर होगा उसको हमने कहा एंडोसाइक्लिक, विद इन द रिंग जो बॉन्ड होगा, और जो रिंग के बाहर होगा उससे हमने क्या कहा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। आप देखो कभी कभी रिंग के अंदर ही होते हैं, लेकिन कोई एंडोसाइक्लिक होगा कोई एक्सोसाइक्लिक होगा, लेकिन वो केस तब होगा जब एक से ज्यादा रिंग होगी। जब सिंपल एक ही रिंग होगी तो आप देख लोगे कि इसमें एक्सोसाइक्लिक कौन सा और एंडोसाइक्लिक कौन सा, बाहर वाला एक्सोसाइक्लिक और अंदर वाला एंडोसाइक्लिक। लेकिन जब मल्टीपल रिंग्स होंगी तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाला है, अच्छे से देखो, ये वाला बॉन्ड विद इन द रिंग है, ठीक है, तो ये हो गया रिंग ए का एंडोसाइक्लिक। ये वाला कार्बन 5 टू कार्बन 6 ये हो गया एंडोसाइक्लिक रिंग बी का, और ये भी कार्बन 7 टू कार्बन 8 ये भी एंडोसाइक्लिक है रिंग बी का। ये भी रिंग सी का, ये वाला कार्बन 9 टू कार्बन कार्बन 9 टू कार्बन 11, तो ये भी कौन सा है, ये एंडोसाइक्लिक है। लेकिन अब अगर इसके हमने एक्सोसाइक्लिक देखने हैं तो आप कहोगे यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक नहीं है क्यों, कि यहाँ पे मल्टीपल रिंग्स अटैच हैं। तो देखो अब आपने ये केस लेना है, ऐसे वाली रिंग बना लेनी है, अपने माइंड में सोच लेनी है, जैसे इसमें ये एंडोसाइक्लिक है और ये वाला कौन सा है, बाहर वाला, ये एक्सोसाइक्लिक। अब मान लो आपको एंडोसाइक्लिक तो पता चल गया, लेकिन एक्सोसाइक्लिक देखना, ये रिंग है, इस रिंग के साथ में ये वाला है, ठीक है। तो
रिंग ए का, समझना अच्छे से, रिंग ए का बच्चे रिंग ए का बच्चे ये वाला क्या है, एंडोसाइक्लिक है, लेकिन ये वाला कार्बन 7 8 ये इसका एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए है। दिस इज रिंग एंड दिस इज इसका ये एक्सटेंशन, तो दिस इज एंडोसाइक्लिक एंड दिस वन इज एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए। सिमिलरली अगर हम रिंग बी ले लें, ये आ गई हमारी रिंग बी, तो रिंग बी में कार्बन 7 टू कार्बन 8 ये क्या है, एंडोसाइक्लिक, लेकिन इसकी एक्सटेंशन हम देख लें तो ये वाली है, तो कार्बन 9 टू कार्बन 11 इज द एक्सोसाइक्लिक। ये हो गया रिंग बी का। अब हम रिंग सी देख लें, रिंग सी में ये वाली रिंग सी में ये वाला एंडोसाइक्लिक, इसकी एक्सटेंशन देख लें तो ये वाली, तो इसकी एक्सटेंशन कौन सी है, जो इसके साथ में अटैच है वो कौन सा है, कार्बन 6 टू कार्बन, हाँ कार्बन 7 टू कार्बन 8, तो ये वाला कौन सा है, इसका एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, जो इसके साथ में, याद रखना ये वाला इसका एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा। कार्बन 5 टू कार्बन 6 ये इसका एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ये वाला कार्बन 7 टू कार्बन 8 ये वाला इसका, सॉरी कार्बन 5 टू कार्बन 6 ये वाला डबल बॉन्ड जो कार्बन ए रिंग ए का एक्सोसाइक्लिक है, और ये वाला कार्बन 9 टू कार्बन 11 ये रिंग बी का, और रिंग सी का कौन सा आ गया, कार्बन 6 टू कार्बन 7। तो यहाँ पे भी कंजुगेशन होगी, क्यों कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। तो जैसे मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सोक्रोम्स में आप देखोगे तो वहाँ पे करवाया, यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा लिखा है। तो इसका भी क्या होता है बच्चे, कि जब कंजुगेशन होती है डाइईन्स में, तो क्या होता है कि एक्सोसाइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होता है, वो क्या करता है, याद रखना है रीजन क्या है, मेन रीजन है कि द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट द स्ट्रेनलेस स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। याद रखना है क्या हो रहा है कि साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा है, तो समझना है साइक्लोहेक्सेन क्या है, कि हम पढ़ते हैं बेंजीन, ठीक है, ये है हमारे पास बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे भी, ये सी है H2 हर एक के साथ क्या होता है H, हर एक के साथ क्या होता है H होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म। ये अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखो कार्बन यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन, तो हर एक कार्बन के साथ क्या है, H अटैच है, इसमें भी H अटैच है, यहाँ पे भी H। तो ये जो चेयर, इसको हम क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म होती है और ये स्टेबल होती है। ये क्या होती है, स्ट्रेन लेस, कि यहाँ पे स्ट्रेन नहीं होता, कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन लेस होती है और स्टेबल होती है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जब कंजुगेशन हो जाती है तो क्या होता है, कंजुगेशन से ये बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो जाती है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होने से ये जो स्ट्रेन लेस स्ट्रक्चर है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चे क्या होगा, वही चीज ये कह रहा है कि इट डिस्टॉर्ट द स्टेनलेस स्ट्रक्चर, देखो कि इट डिस्टॉर्ट द स्टेनलेस स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कि जो साइक्लोहेक्सेन की ये स्टैगर्ड स्टेनलेस कन्फॉर्मेशन थी, इसको कंजुगेशन क्या कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है, और जिस डिस्टॉर्शन की वजह से एनर्जी ऑफ होमो की क्या होती है, कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये सिंपल, ये जहाँ पे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक्सोसाइक्लिक हुआ
तो चेयर फॉर्म जो है वो डिस्टॉर्ट होगी, जैसे मैंने बताया। उसके डिस्टॉर्ट होने से होमो की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होमो की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज होगी तो सही, लेकिन थोड़ी डिक्रीज होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो डिक्रीज होने से एनर्जी गैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया कि जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कंजुगेशन होने से क्या हो रहा है कि एनर्जी गैप कम हो रहा है। एनर्जी गैप कम होने से वेवलेंथ जो हो रही है वो शिफ्ट हो रही है हायर वेवलेंथ की तरफ, मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है। तो बच्चे आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप पढ़ो नोट्स को बहुत अच्छे से, और ये बहुत सिंपल है। और इसके लास्ट वाला टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में वुडवर्ड फिशर रूल। तो उसके मैं रूल्स बता दूंगा और कुछ एग्जांपल्स के फोटोज भेज दूंगा, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे बताना है, नहीं तो हम फिर आगे आई आर एंड विजिबल आई आर स्पेक्ट्रम जो है वो इसका सेकंड सब यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।